हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जैक 2023 का जितना भी वेबसाइट में दिया हुआ है प्रीवियस 5 ईयर का पूरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आने वाले 17 अप्रैल से जो आप लोगों का एग्ज़ाम है उसमें पूरे 200 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रत्येक दिन एक सेट को सॉल्व किया जाएगा और उस सेट को आप लोग रिपीट कीजिए और एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम को दीजिए। पूरी संभावना है कि सारा क्वेश्चन उसी 5 प्रीवियस ईयर का सेट से ही आप लोगों का आने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला सेट जो 2023 का है उसमें क्या क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि वार्षिक परीक्षा 2023 सेट 1 है। इस प्रकार से आप लोगों को जैक जो है टोटल 3 सेट अभी देगा, जिसमें से अभी एक सेट वेबसाइट पर दे दिया गया है, बाकी का 2 सेट आने वाले समय में दिया जाएगा। लेकिन हम लोग वो 2 सेट को भी करेंगे आने के बाद, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर का 5 सेट को सॉल्व किया जाएगा। तो 5 सेट को सॉल्व कैसे करेंगे? पहला सेट 2023 का सॉल्व किया जा रहा है। तो पहला सेट में क्या है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। बोला जा रहा है कि पहला बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बुक कब पर पब्लिश्ड हुआ था, मतलब पुस्तपालन एवं लेखांकन की प्रथम बुक कब प्रकाशित हुई थी। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बुक कब प्रकाशित हुआ था? 1946 को, 1994 को, 1494 को या 1956 को। इन 4 ऑप्शन में से सबसे सही कौन है? तो इसका होगा आंसर सी नंबर 1494 को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बुक को प्रकाशित किया गया था। इस बुक का राइटर ल्यूका पेसियोली था। आप लोगों का एसके सिंह का बुक में लिखा हुआ है ल्यूकास पेसियोली, लेकिन ल्यूकास पेसियोली नहीं है, इसका नाम ल्यूका पेसियोली है। आप नेट में सर्च कर लीजिए, गोयल डीके गोयल का बुक में देख लीजिए, इसका नाम ल्यूका पेसियोली है, लेकिन ल्यूकास पेसियोली डॉक्टर एसके सिंह का बुक में मिसप्रिंटिंग हुआ है, वो ल्यूका पेसियोली होगा। तो ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिश्ड कब हुआ था? 1494 में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का बुक को लिखने वाला राइटर का क्या नाम है, तो ल्यूका पेसियोली। अगर पूछा जाएगा कि ल्यूका पेसियोली कहाँ का रहने वाले थे, इटली का। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अलग अलग तरह से निकल कर सामने आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। यहाँ पर स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा हुआ है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है? क्या हिंदी में क्या लिखा हुआ है? लेखांकन की भाषा क्या है? लेखांकन का लैंग्वेज पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा लेखांकन किसकी भाषा है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता लेखांकन किसकी भाषा है, तब आंसर बिजनेस होता, तब उसका आंसर बिजनेस होता। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता लेखांकन किसकी भाषा है, तो उसका आंसर क्या आता? बिजनेस। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा लेखांकन की भाषा है, तो लेखांकन की भाषा क्या है, तो इसका आंसर होगा मनी। लेखांकन की भाषा क्या होता है? मनी होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? मनी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता लेखांकन किसकी भाषा है, तब आंसर बिजनेस होता। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा लेखांकन की भाषा है। लेखांकन की भाषा क्या है? लेखांकन की भाषा मनी है। बिना मनी का अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। मनी में मेजर किया जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शन को
जब मनी में वो मेजर होता है तभी उसका अकाउंटिंग होता है, इसलिए अकाउंटिंग की भाषा क्या होगा, मनी। लेकिन अकाउंटिंग किसकी भाषा है, तो बिजनेस की भाषा है। अकाउंटिंग की भाषा क्या है, तो मनी है। अब बिजनेस की भाषा क्या है, तो अकाउंटिंग है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा, हो रहा अकाउंटिंग इज लेखांकन है। तो अकाउंटिंग इज लेखांकन है, तो लेखांकन क्या है। ए नंबर में कहा जा रहा आर्ट, बी नंबर में कहा जा रहा साइंस, सी नंबर में कहा जा रहा आर्ट एंड साइंस, डी में कहा जा रहा इनमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अकाउंटिंग क्या है, हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था अकाउंटिंग आर्ट्स एंड साइंस दोनों है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा कि अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस, मीन्स आर्ट भी है और साइंस भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा क्या, विच ऑफ दिच इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। तो एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन, और एक होता है अकाउंटिंग कंजर्वेशन। तो अकाउंटिंग कंजर्वेशन अलग है, कंसेप्ट और एजम्पशन अलग है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अकाउंटिंग का एजम्पशन जो है फंडामेंटल एजम्पशन कौन है, तो 3 ही फंडामेंटल एजम्पशन होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का फंडामेंटल एजम्पशन जो है वो 3 ही होता है। क्या क्या होता है, 3 फंडामेंटल एजम्पशन क्या क्या है। तो पहला होता है गोइंग कंसर्न, दूसरा होता है कंसिस्टेंस, और तीसरा होता है एक्रूअल। ये 3 जो होता है वो फंडामेंटल एजम्पशन होता है अकाउंटिंग का। कौन कौन, एक होता है एक्रूअल, और एक होता है कंसिस्टेंस, और एक होता है गोइंग कंसर्न। ये 3 जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं जा रहा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा नॉट ए फंडामेंटल एजम्पशन, मतलब इसमें से कौन फंडामेंटल एजम्पशन नहीं है। अगर पूछा जाता कि कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, तो ये तीनों होगा। ए नंबर होगा गोइंग कंसर्न, बी नंबर कंसिस्टेंस, और सी नंबर एक्रूअल। ये तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। लेकिन इसमें से पूछा जा रहा नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो इसमें से कौन नहीं है। तो ए आ गया कंजर्वेशन, मीन्स रूढ़िवादिता। ये आपका सही आंसर होगा। कितना नंबर, सी नंबर। सी नंबर आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के द्वारा कौन सा अकाउंटिंग को एडॉप्ट किया जाता है। एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है। तो बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस है, सभी बिजनेसमैन जो है किस अकाउंटिंग फॉर्म को एडॉप्ट करता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट करता है। हर एक बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट करता है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। टैक्स अकाउंटिंग टैक्स कैलकुलेट करने के लिए एडॉप्ट किया जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एडॉप्ट किया जाता है। तो ज़्यादातर बिजनेसमैन बिजनेस का प्रॉफिट लॉस को जानना चाहता है। तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट किया जाता है। इसलिए हर एक बिजनेसमैन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर्म को एडॉप्ट करता है। तो ये 5 नंबर का बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन ए जनरल। बोला जनरल में कितने कॉलम होते हैं। तो हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन जनरल, जनरल में कितने कॉलम होते हैं। तो जनरल का कॉलम को ध्यान में रखे, क्या क्या कॉलम होता है। एक कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर का। एक कॉलम है, मान लीजिए डेट का कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर का कॉलम हो गया, ये एलएफ का, ये डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट। टोटल कितना कॉलम हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम होता है। इसका आंसर होगा कितना कॉलम, टोटल 5 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या, बोला जा रहा है क्या, द गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस शॉप आर डेबिटेड टू। बोल रहा है क्या, व्यवसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, जब कोई प्रोपराइटर अपने दुकान से गुड्स निकालेगा तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करते हैं। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर गुड्स टेक ओवर कर रहा कहाँ से, फ्रॉम बिजनेस शॉप से, आर डेबिटेड। तो क्या डेबिट करते हैं, तो कोई प्रोपराइटर अगर गुड्स टेक ओवर करता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और टू क्या टेक ओवर किया, गुड्स, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि क्या डेबिट होगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं तो क्या आंसर होता, परचेज अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है इसी कंडीशन में कि आर डेबिटेड टू की जगह लिखा हुआ रहता क्रेडिटेड टू, तो अगर क्रेडिटेड टू लिखा हुआ रहता तो हम क्या आंसर लिखते, परचेज अकाउंट। और ध्यान रखें परचेज अकाउंट की जगह हम गुड्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। परचेज अकाउंट की जगह क्या लिख सकते हैं, गुड्स अकाउंट। अगर क्वेश्चन में डेबिटेड टू की जगह क्रेडिटेड टू रहता तो आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेबिटेड टू, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी नंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा क्वेश्चन में क्या, रोकड़ खाता है, मतलब कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या नन ऑफ दीज है। इन 4 ऑप्शन में से कौन है। तो कैश अकाउंट क्या है, तो कैश अकाउंट, कैश क्या है, एसेट्स, और एसेट्स किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है, इसलिए कैश अकाउंट कौन अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बी नंबर, रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तलपट है, ट्रायल बैलेंस इज। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस में बोला जा रहा है ए नंबर ऑप्शन पर्सनल अकाउंट, बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है रियल अकाउंट, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है नॉमिनल अकाउंट, और डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है लिस्ट ऑफ बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। लिस्ट ऑफ बैलेंस है, लेजर का जो बैलेंस होता है उसका लिस्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लिस्ट ऑफ बैलेंस। इसका आंसर डी नंबर होगा, लिस्ट ऑफ बैलेंस। इसका आंसर डी नंबर होगा, लिस्ट ऑफ बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन, एक ऑप्शन ऊपर में है, बाकी 3 ऑप्शन नीचे में है। क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस इज। अब ट्रायल बैलेंस इज, इसका पहले अभी तुरंत हम लोग देखे थे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस इज, और फिर 10 नंबर में भी लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस इज। लेकिन अंतर क्या है कि ट्रायल बैलेंस इज में यहाँ लिखा हुआ था लिस्ट ऑफ बैलेंस, इसका ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्या लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, बी नंबर अकाउंट, सी नंबर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और डी नंबर लेजर। ऑप्शन केवल चेंज है, क्वेश्चन सेम है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो अभी बताए थे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ बैलेंस है या ए स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो स्टेटमेंट है, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा, क्वेश्चन में क्या, 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज। पूरा एसेट्स अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेज का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और इनकम और गेन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, तो एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, हरास है, डेप्रिसिएशन इज अ। डेप्रिसिएशन क्या है, कहा जा रहा डेप्रिसिएशन इज अ। डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन इज अ एक्सपेंस है, प्रोविजन है, इनकम है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं है, हमारे बिजनेस का नन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस है लेकिन वो कैश एक्सपेंस नहीं है, नन कैश एक्सपेंस है। और दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोविजन, तो प्रोविजन नहीं है, डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, लेकिन किस प्रकार का एक्सपेंस है, नन कैश एक्सपेंस है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा, एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, अस्थाई प्रभाग विधि में ह्रास की राशि पूरा अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गॉज ऑन। पूरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस पर निकालना, और डेप्रिसिएशन हमेशा स्थिर एक ही अमाउंट हर साल डेप्रिसिएशन निकलेगा, फिक्स रेट से निकलेगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गॉज ऑन। ए नंबर बोल रहा है डिक्रीजिंग, घटती है, बी नंबर बोल रहा है इंक्रीजिंग, बढ़ती है, सी नंबर बोल रहा है कांस्टेंट, स्थिर रहती है, या डी नंबर बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा कि डेप्रिसिएशन जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो 13 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 में कहा जा रहा है क्या कि भूमि का उपयोगी जीवन काल होता है, पूरा द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज। लैंड का लाइफ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में कांस्टेंट, स्थिर रहता है, बी नंबर में लिमिटेड, सीमित रहता है, डी नंबर में अनलिमिटेड, और डी नंबर बोल रहा है क्या इनमें से कोई नहीं, सी नंबर है अनलिमिटेड। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर का लाइफ लिमिटेड है, कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उसका लाइफ लिमिटेड होता है, लेकिन लैंड ही ऐसा एसेट्स है जिसका लाइफ अनलिमिटेड होता है। लैंड को छोड़कर फर्नीचर खरीदो, कंप्यूटर खरीदो,
मशीनरी खरीदो, प्लांट खरीदो, सबका लाइफ लिमिटेड होता है। कोई निश्चित साल तक ही चलेगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक ही चलेगा, इसके बाद वो स्क्रैप हो जाएगा। लेकिन लैंड ही ऐसा चीज है जो इसका लाइफ जो होता है अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज अनलिमिटेड, तो इसका आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कहा जा रहा है? क्या हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? और बुक कीपिंग जो दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन थे? तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जन्म देने वाला फादर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कौन है, या उसको इन्वेंटेड करने वाला कौन है, या पब्लिश करने वाला कौन है? तो उसका नाम है ए नंबर ल्यूका पेशियोली। ये देखिए यहाँ पर ए ल्यूका पेशियोली, यहाँ पर ल्यूकास नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा ल्यूका पेशियोली। तो यहाँ पर उत्पादन की दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? तो ल्यूका पेशियोली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का डीके का गोयल का बुक में, या आप नेट में सर्च मार कर देख लीजिए, ल्यूका पेशियोली ही लिखा हुआ है, वो मिस्टेक से मिसप्रिंट हुआ है एसके सिंह का बुक में। और एक क्वेश्चन ल्यूका पेशियोली इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलते रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। तो कहा जा रहा क्या? अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी इन एग्जिस्टेंस। बिजनेस एंटिटी जो है, पूरा बिजनेस का जो एंटिटी यूनिट जो है अस्तित्व में रहेगी चालू व्यापार धारणा के अनुसार। तो इसका आंसर क्या है? आंसर वो देखिए, 4 ऑप्शन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। चालू व्यापार की धारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। तो कैसे अस्तित्व में रहेगी? अनिश्चित काल तक रहेगी, अस्थायी रूप में रहेगी, अस्थायी रूप में रहेगी, या निश्चित काल तक रहेगी। मतलब इंडिफिनिट पीरियड के लिए होगा, परमानेंटली पीरियड के लिए होगा, टेम्पोररी होगा, या डिफिनिट पीरियड के लिए होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलते रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चित काल, लंबे समय तक बिजनेस चलते रहेगा। ऐसा कौन बोलता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अनिश्चित काल तक, इंडेफिनिट पीरियड इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? देखिए, बैंक अकाउंट इज, बैंक अकाउंट क्या है? तो बैंक अकाउंट क्या है? तो बैंक अकाउंट बोल रहा है क्या पर्सनल अकाउंट है, नॉन पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है? तो बैंक का अकाउंट कौन सा अकाउंट है ये पूछा जा रहा है कि बैंक का अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो बैंक का अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक का अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। नॉन पर्सनल अकाउंट नहीं होगा, रियल अकाउंट नहीं होगा, नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नो जनरल एंट्री इज मेड फॉर, पूरा किस चीज का जनरल एंट्री नहीं होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। तो हम लोग जब जनरल एंट्री पढ़ते थे तो बताया गया था कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया जाता है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, नो जनरल एंट्री इज मेड फॉर, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। इसका आंसर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, when the total of trial balance is not reconciled, the account open at this juncture is, बोल रहा क्या यहाँ पर, बोल रहा क्या, जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो इस स्थिति में कौन सा अकाउंट खोला जाता है। बोल रहा when the total of trial balance is not reconciled, जब ट्राई बैलेंस जो है आपस में नहीं मिलता है तो द अकाउंट ओपन एट दिस, बोल रहा इस टाइम कौन सा अकाउंट खोला जाता है। तो इस टाइम क्या बोला जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोला जाता है, या नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल नहीं आता है, तो वो केस में तब उस स्थिति में हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट, भूल चूक खाता। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट इज, अगर हम बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन है, स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व। तो रिजर्व क्रिएट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से तो उसका क्या नाम है, स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करते हैं कि रिजर्व फंड क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं, या जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से हम प्रॉफिट में से जब रिजर्व को क्रिएट करते हैं तो हम कौन सा रिजर्व क्रिएट करते हैं, डी नंबर, सामान्य रिजर्व को क्रिएट करते हैं, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 21 के 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, बिल रिसीवेबल इज अ, बिल रिसीवेबल क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नन ऑफ दी, जिसमें से कौन है। तो बिल रिसीवेबल जो होता है नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, रियल अकाउंट नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्या होगा इसमें, तो बिल रिसीवेबल जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है क्या, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी बोलते हैं। जो बिल लिखता है वो ड्रावर है, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो ड्रावी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड, जो व्यक्ति बिल को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रावी। ये सही आंसर क्या होगा इसका, ड्रावी। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज इज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज, बिल ऑफ एक्सचेंज माने विनिमय बिल है, क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बोल रहा क्या एक रिक्वेस्ट है, क्या एक प्रॉमिस है, क्या एक ऑर्डर है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऑर्डर है। मतलब हम बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऑर्डर है। अगर मेरे पास बीआर है तो जिसको हम बोलेंगे देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, उसी को पेमेंट होगा, इसलिए ऑर्डर है। लेकिन अगर यहीं पर
बिल ऑफ एक्सचेंज के जगह में लिखा हुआ रहता कि प्रोमिसरी नोट क्या है, या प्रोमिसरी नोट क्या है, तो उसका हो जाता है ए प्रॉमिस, प्रॉमिस आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोमिसरी नोट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज इज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज आर, और विनिमय बिल में पक्षकार होते हैं। विनिमय बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, ड्रावर, ड्रावी, पेई, ऑल ऑफ दिस, सभी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावर भी होता है, ड्रॉवी होता है, पेई भी होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, 3 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा क्या है यहाँ पर, नोटिंग चार्ज आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम, नोटिंग चार्ज कोई भी पेड कर दे, ड्रावर पेड करे चाहे पेई पेड कर दे। नोटिंग चार्ज या तो ड्रावर पेमेंट करेगा नहीं तो पेई पेमेंट करेगा, लेकिन बाद में किससे ले लिया जाता है, ड्रॉवी से। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है, नोटिंग चार्ज आज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल बट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम, कहाँ से रिकवर्ड कर लेते हैं, तो हम रिकवर्ड किससे करते हैं, ड्रॉवी से। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर। नेक्स्ट 26 नंबर क्या कहा जा रहा, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ, ट्रेडिंग खाता व्यापार खाता है, क्या खाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो ट्रेडिंग अकाउंट जिस अकाउंट से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस की जानकारी वो नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, तो इसलिए कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। तो 26 का कितना नंबर आंसर होगा, ई नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, कहा जा रहा है क्या यहाँ पर, बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, सेल का 20% रेट है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट सेल का 20% है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,20,000। हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में लिख रहा है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है क्या, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल, सेल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या निकालने के लिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 20% ऑन सेल, तो हमको कॉस्ट दिया हुआ तो हमको सेल निकालना पड़ेगा। तो सेल कैसे निकालेंगे, तो हम सेल को x माने, और x माइनस x का 20% इक्वल टू कॉस्ट। सेल में से प्रॉफिट घटाते हैं तो कॉस्ट आता है, सेल को हम क्या मान लिए, x, हमारा कॉस्ट मालूम है 1,20,000, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है, तो सेल को हम क्या मान लिए, x, और x माइनस x का 20% इक्वल टू कॉस्ट 1,20,000। तो अब x इक्वल टू क्या आएगा, 1 0 कैंसिल, 5, एलसीएम के क्या आया 5, ये 5x और माइनस x इक्वल टू 1,20,000। देयरफॉर x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया तुम्हारा
1,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। 5x में से x माइनस किए 4, x इधर आया, डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दो, इस क्या आएगा 1,50,000। इसका कैलकुलेशन करके आएगा 1,50,000। ए क्या निकल गया, x का वैल्यू निकला। x का मतलब क्या निकला, सेल निकल गया। x का वैल्यू निकल गया मीन्स क्या निकला, सेल निकल गया। अब सेल हमारा 1,50,000 आया, तो अब 1,50,000 का हम निकालेंगे 20%, तो 1,50,000 का 20% कितना होता है 30,000 रुपया। इसका सही आंसर क्या होगा 30,000। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर होगा, सी नंबर 30,000 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, कैरिज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज इज शो इन। कैरिज एंड फ्रेट ऑन गुड्स परचेज, गुड्स को जब परचेज करते हैं तो परचेज करने का जो खर्च है कैरिज का और फ्रेट का, उसको कहाँ शो किया जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में या सस्पेंस अकाउंट में। तो गुड्स से रिलेटेड जितना भी खर्च होता है उसको कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड जितना भी खर्च होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो या फाइनल अकाउंट, इज टू एसर्टेन। मतलब क्या उद्देश्य होता है फाइनल अकाउंट बनाने का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का क्या उद्देश्य है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का उद्देश्य होता है, ए नंबर बोल रहा प्रॉफिट निकालना, बी नंबर बोल रहा प्रॉफिट और लॉस निकालना, सी नंबर बोल रहा कैपिटल और डी नंबर बोल रहा प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनल अकाउंट में 3 चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ट्रेडिंग और पीएल क्या है अकाउंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी नंबर होगा, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ए वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है, तो फाइनल अकाउंट जो है क्या है, अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है या अकाउंट और स्टेटमेंट है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, क्या पर्पस है, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन निकालना पर्पस है। इसके बाद का क्वेश्चन वही है, फाइनल अकाउंट क्या अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है या अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है। तो डी नंबर होगा, अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है, अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी नंबर आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बोला जा रहा प्रीपेड रेंट इज शो इन द बैलेंस शीट एज। प्रीपेड रेंट को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कहाँ दिखाया जाता है, करंट एसेट्स में, करंट लायबिलिटीज में, फिक्स एसेट्स में या इनकम में। तो प्रीपेड रेंट या पूरा प्रीपेड रेंट मैंने ऐसा रेंट जो हम पहले पेमेंट कर दिए लेकिन यूज बाद में करेंगे, पहले हम पेमेंट कर दिए यूज बाद में करेंगे, तो उसको कहते हैं प्रीपेड। पहले से हम पेमेंट कर दिए, एडवांस पेमेंट। तो रेंट अगर हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो करंट एसेट्स है, इसका आंसर क्या होगा करंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या,
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपियर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस? इसमें से कौन जो है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाता है? तो देखिए, एक्यूड इनकम पीएल का क्रेडिट साइड में जाता है, इंटरेस्ट पीएल का क्रेडिट साइड में जाता है, बैड डेट्स पीएल का क्रेडिट साइड में जाता है। तो बोल रहा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन सा आइटम फॉलोइंग विल नॉट, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपियर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस? बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन सा ये अपियर नहीं होता है? तो ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अपियर नहीं होता है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ड्राइंग्स। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दो ऑप्शन यहाँ है, दो ऑप्शन नीचे हैं। बोल रहा क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शो इन द ट्राई बैलेंस, इट इज शो इन। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेज के बारे में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शो इन ट्रायल बैलेंस, इट इज शो इन। बोल रहा तलपट में अदद मजदूरी को दिखाया गया है। अगर ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वेजेज को यदि ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो उसको कहाँ शो करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में? ठीक है, तो यहाँ पर यदि आउटस्टैंडिंग वेजेज यदि ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया तो केवल बैलेंस शीट में शो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस शीट। इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस शीट। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि आउटस्टैंडिंग वेजेज, अगर क्वेश्चन में लिखा रहता आउटस्टैंडिंग वेजेज इंफॉर्मेशन में दिया गया है या एडजस्टमेंट में दिया गया है, तो उस केस में इसका आंसर क्या होता? ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में जाता। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड जाता। कब जाता? जब एडजस्टमेंट या इंफॉर्मेशन में दिया रहता तब। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो अगर हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, मीन्स बैलेंस शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या हो देखिए, थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट? पूरा लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी गुण होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए, मीन्स उपयुक्तता, एक्यूरेसी होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज? तो सारा गुण होना चाहिए। एक लेखांकन प्रतिवेदन में सभी गुण का होना जरूरी है। रिलेवेंस भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, कंप्लीटनेस भी होना चाहिए, और ऑल ऑफ दीज, मतलब ए डी नंबर आंसर इसका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टैली इज, 35 नंबर क्वेश्चन। टैली इज, तो टैली क्या है? टैली क्या है? तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? 35 का ए नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS। AIS का मतलब होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या है? इन तीनों में से क्या पर्पस है? एडवर्टाइजिंग पर्पस है? नहीं, एडवर्टाइजिंग पर्पस नहीं है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय का भर्ती करना पर्पस है? ये भी नहीं है। स्टॉक कंट्रोल, हाँ यस, स्टॉक को कंट्रोल करना पर्पस होता है ASI का, AIS का। AIS का जो पर्पस है वो क्या है? स्टॉक को कंट्रोल करना। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस होता है स्टॉक को कंट्रोल करना। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? स्टॉक कंट्रोल।
नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा, पूरा कंप्यूटरीकृत लेखांकन की समस्या है। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज, क्या लिमिटेशन है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का? लिमिटेशन क्या है? खर्चीला ज़्यादा है, वो खर्चीला ज़्यादा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज एक्सपेंसिव, वायरस, स्पीड, ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसिव। आंसर क्या होगा? एक्सपेंसिव। क्योंकि अगर किसी अकाउंटिंग को हम कंप्यूटराइज बेस में करते हैं तो उसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेंसिव। बोला रहा एक बाइट में कितने बिट होते हैं? हाउ मेनी बिट कॉन्स्टिट्यूट वन बाइट? बोला एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो ये सब तो सभी कोई जान रहा है, इसका क्या होगा आंसर? डी नंबर। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 को देखें। क्वेश्चन नंबर 39 कहा जा रहा है द फैक्ट्स विच कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैज इम्प्लिसिट मीनिंग इज कॉल्ड। पूरा ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? पूरा ऐसा तथ्य जिसको हम अंकित कर सकते हैं और उसका निश्चित अर्थ भी निकल सकता है, वो क्या कहलाता है? डेटा। डेटा कहलाता है। मतलब द फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्डेड, ऐसा फैक्ट जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड इम्प्लिसिट मीनिंग, और उसका कुछ मीनिंग निकल सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। तो हम क्या बोलते हैं? डेटा। सही आंसर क्या होगा? सी। नंबर क्वेश्चन में डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ, क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस है, या ऑल ऑफ दीज? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, सॉफ्टवेयर है।